साथ मैं हूं सुचारता कुकरेती और आप देख रहे हैं सवाल इंडिया का सीधे अयोध्या नगरी से। सरयू के तट पर कहते हैं सरयू से कोई सच छुपता नहीं है और इसीलिए आज सच और झूठ की ये बड़ी लड़ाई सीधे सरयू से लेकर आ रही हूं आपके लिए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, क्योंकि चंदा चोरी के आरोपों में ट्रस्ट ने कल बड़ा फैसला लिया, लेकिन इन सब के बीच चंपत राय ने राम भक्तों को एक चिट्ठी लिख दी है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। राम भक्तों को चंपत राय ने चिट्ठी लिखी है। चंपत राय का कहना है कि एक बार एसआईटी की रिपोर्ट सामने आ जाए तो वो क्रमानुसार सब कुछ राम भक्तों के सामने रखेंगे। उन्होंने कहा कि मुझ पर अनर्गल आरोप लगाए गए हैं, मैंने मौन धारण कर लिया है, हर आरोप का मैं जवाब दूंगा, मेरा जीवन खुली किताब की तरह है। तो ये बड़ी बात चंपत राय की उस चिट्ठी से आई है जो उन्होंने राम भक्तों के नाम लिखी है। चंपत राय पहली बार बोले हैं, चंपत राय चिट्ठी के जरिए बोले हैं और चंपत राय ने सीधे सीधे एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद बोलने की बात कही है। उन्होंने चिट्ठी जारी की है, यानी चंपत राय ने अपनी चुप्पी तो तोड़ी है लेकिन एक चिट्ठी के जरिए तोड़ी है और वो अपना बयान एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद देंगे। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चंपत राय का कल इस्तीफा ट्रस्ट की बैठक में मंजूर हो गया। इस्तीफा तो मंजूर हो गया लेकिन विपक्ष ने सीधा आरोप लगाया कि ये नाकाफी है, ये बचाने की कोशिश है और इसीलिए आज आपको बता रही हूं कि चंपत राय ने जब अपनी चुप्पी तोड़ी तो उन्होंने सीधे सीधे एसआईटी की गोपनीय रिपोर्ट सार्वजनिक की गई। पूरी रिपोर्ट आने के बाद मैं जवाब दूंगा, ऐसा चंपत राय कह रहे हैं। तो मैं बड़ी बात आपको बता रही हूं, चंपत राय की ये चिट्ठी अपने आप में बड़ी बात है क्योंकि उन्होंने इसको आप इस तरह से समझिए कि पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ ली है और इस पूरे प्रकरण पे चंपत राय ने अपनी बात रखी है। तो पूरी अपनी बात रखी है चंपत राय ने, ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। मेरा जीवन खुली किताब है कह रहे हैं चंपत राय और वो ये भी कह रहे हैं कि अपनी पूरी बात क्रमानुसार वो रखेंगे। रणवीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणवीर जरा बताइए, रणवीर चंपत राय की ये बात, रणवीर अगर आप बताएं ये पूरी खबर चंपत राय ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है, वो बड़ी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सारी खबर वो बताएंगे, क्रमानुसार बताएंगे, लेकिन ये सब कुछ एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद। देखिए, बिल्कुल 7 जून वो तारीख है जब अखिलेश यादव ने आरोप लगाया और 7 जून को चंपत राय का एक बयान जारी हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ भी उल्लेखनीय ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन उसके बाद से जब चंपत राय पर और पूरे ट्रस्ट पर आरोप लगने लगे, बहुत कुछ हो गया, एसआईटी गठित हो गई, एफआईआर दर्ज हो गई, आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई, एसआईटी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ गई, ट्रस्ट की बैठक हो गई, चंपत राय का इस्तीफा हो गया। इतना कुछ होने के बाद 7 जुलाई को चंपत राय ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और वो भी सोशल मीडिया पोस्ट पर इस चिट्ठी के जरिए। सबसे पहले इसमें जो उन्होंने लिखा है, एक चौपाई लिखी है, धीरज धर्म मित्र अरुणाही आपदकाल परिकही चारी, यानी कि वो धीरज धरने की बात कर रहे हैं और इस काल को आपदा बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो अपनी चुप्पी तोड़ेंगे लेकिन एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद। उन्होंने अपने प्रचारक जीवन का भी जिक्र किया है। 45 साल उन्होंने अपने जीवन के प्रचारक के तौर पर दे दिए हैं। 1991 वो साल है जब राम जन्मभूमि आंदोलन अपने सबसे चरम पर था, तब वो अयोध्या भेजे गए थे, संगठन की तरफ से भेजे गए थे और संगठन का काम करते करते अयोध्या में 1991 से 2026 आ गया और लगातार वो काम करते रहे। ऐसे में वो कह रहे हैं कि जो भी कुछ आरोप लगाए गए हैं, अनर्गल आरोप लगाए गए हैं और उन सब के बीच में उनके ऊपर जो सवाल उठे हैं उन सवालों के वो जवाब देंगे और वो अपनी चुप्पी तोड़ेंगे। लेकिन एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो एसआईटी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट थी वो सार्वजनिक हो गई, जबकि वो अति गोपनीय थी, उसे बाहर नहीं आना चाहिए था। लेकिन बावजूद उसके चंपत राय ने जिस तरह से ये चिट्ठी लिखी है, बहुत दिन से हम भी ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पूरे विवाद के केंद्र में चंपत राय रहे। हर किसी ने सवाल यही पूछा, विपक्ष ने ये सवाल पूछा कि चंपत राय का इस्तीफा कब होगा, चंपत राय को जेल होनी चाहिए। ऐसे में चंपत राय जब पहली बार इस प्रकरण पे बोले हैं तो हर किसी की नजर इसी बात पर है कि चंपत राय आखिर क्या खुलासा करेंगे, चंपत राय आखिर कौन सा ऐसा क्रमानुसार पूरे प्रकरण के बारे में बताएंगे, जानकारी देंगे। उन्हें उनके इस चिट्ठी से ऐसा लग रहा है कि वो किसी तरह की साजिश की भी बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में भी हमें इंतजार करना होगा आखिर चंपत राय क्या कहना चाह रहे हैं। मैं जरा अपने दर्शकों को बताऊं कि चंपत राय को लेकर ही विपक्ष का आज आरोप आया। विपक्ष का कहना था
कांग्रेस पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने कहा ये नाकाफी है, ये सिर्फ इस्तीफा मंजूर करके आप सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं, आपने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया है। लेकिन इन सब के बीच आज योगी आदित्यनाथ ने जो बात कही है वो महत्वपूर्ण है। योगी आदित्यनाथ ने आज कह दिया कि ये वही लोग हैं जो वक्फ में चोरी होती रही, वक्फ में जमीनें चली गई, लेकिन ये लोग बोले नहीं क्योंकि ये एक वोट बैंक को खुश कर रहे थे। लेकिन यहाँ राम मंदिर पर ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं क्योंकि राम मंदिर के लिए तो इन्होंने कभी नहीं बोला। ये तो वो लोग हैं जो बाबरी के लिए बोलते थे। आज राम मंदिर के चंदा चोरी पर ये घड़ियाली आंसू क्यों बहा रहे हैं? तो आज पूरी तरह से इस मामले में योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को खरी खरी सुनाई है और चंदा चोरी पर जिस तरह की बयानबाजी आई उसे लेकर उन्होंने वक्फ का नाम ले दिया। तो मैं आपको जल्दी से एक रिपोर्ट दिखा देती हूं और उसके बाद इस बहस को आगे बढ़ाऊंगी। मेरे साथ कई मेहमान जुड़ रहे हैं। आज भगवान राम का भव्य मंदिर उस रूप में हम सबके सामने दिखाई दे रहा है। कितना भव्य मंदिर। इनकी पीड़ा तो ये थी कि जहां पे ये बाबरी गुलामी ढांचा, बाबरी का गुलामी ढांचा देखना चाहते थे, आज आप सबके पुरुषार्थ से वहां भगवान राम का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर खड़ा है। मर्यादा का पहला नाम प्रभु श्री राम और दूसरा नाम संविधान। आस्था, मर्यादा और श्रद्धा से खिलवाड़ किया और अब संविधान और लोकतंत्र से भी सरकार खिलवाड़ करने की तैयारी कर रही है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के लोगों ने लगातार राम मंदिर का विरोध किया और ये लोग कहते थे कि अयोध्या रामलला पैदा हुई नहीं पैदा हुए, ये भी स्पष्ट नहीं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एफिडेविट देकर के आए। प्रदेश के मुख्यमंत्री सत्य को छुपाने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए झूठे और फर्जी बयान देने का काम कर रहे हैं। वो ये बताएं कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश से जांच कराने में मुख्यमंत्री को किस बात का डर है। सब संगठित लूट है। हम्माम में सब नंगे हैं, छोटे छोटों को बंद कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम्माम में सब नंगे हैं और सरकार को इसमें एक्शन लेना चाहिए। अगर सरकार ईमानदार है तो वहाँ ट्रस्ट के अंदर सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए जिनकी जवाबदेही हो। अब तो इन सपाइयों से, इन कांग्रेसियों से गिरगिट भी शर्मा रहा होगा कि भाई देखो, कम से कम एक नई प्रजाति आ गई है कि जो हमसे तेजी के साथ रंग बदलती है। मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ इस वक्त जो मेहमान जुड़ रहे हैं, हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता ऋचा सिंह जुड़ रही हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शादाब शम्स जो चेयरमैन वक्फ बोर्ड उत्तराखंड के हैं हमारे साथ हैं, राजकुमार भाटी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी और प्रोफेसर रविकांत कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। तो मैं सबसे पहले जरा एक बार बताऊं कि आज सवाल कौन से हैं जिनके इर्द गिर्द आज सवाल इंडिया का यहां अयोध्या से कर रही हूं। सबसे पहले ये कि क्या अयोध्या पर धर्मयुद्ध, हिंदू आस्था के विरुद्ध, वक्फ पर खामोशी लेकिन राम पर आक्रामक क्यों है? चंपत राय की ट्रस्ट से क्या फिर से वापसी संभव है? और सवाल ये भी कि मंदिर वर्सेस बाबरी, अयोध्या पर ये लड़ाई क्या बहुत बड़ी होने वाली है? राम भक्तों से धोखा किसके लिए मौका है? ये सवाल देखिए सिर्फ सवाल नहीं है, ये एक तरह की रूपरेखा है क्योंकि इन सब बिंदुओं पर हम बात करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी अभी चंपत राय ने एक चिट्ठी लिखकर बयान जारी कर दिया। अब मैं जरा एक बार चंपत राय ने जो कहा है उस पर सबसे पहले मैं जाना चाह रही हूँ, एक बार भाटी जी आपके पास, और इसलिए जा रही हूँ क्योंकि जो कुछ चंपत राय ने कहा वो बहुत अहम है। वो कह रहे हैं कि मैं 1991 से अयोध्या में संगठन की तरफ से भेजा गया, मेरा जीवन खुली पुस्तक है और रिपोर्ट आने के बाद मैं सब कुछ क्रमानुसार बताऊंगा। अगर वो ये कह रहे हैं भाटी जी तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे जीवन के बारे में आप किसी से भी पूछ लीजिए, मेरा जीवन खुली किताब है। आप लोग कह रहे हैं चंपत राय पर काफी नहीं किया, चंपत राय को सिर्फ इस्तीफा देकर हटा दिया। अब एसआईटी की भी रिपोर्ट जो आई है और एनडीटीवी के पास वो रिपोर्ट है जो कल रखी गई, उसमें भी चंपत राय पर कोई आरोप नहीं है। भाटी जी,
मुझसे पूछा आपने? जी जी भाटी जी, आप ही से पूछा। हाँ, मेरा थोड़ा आवाज़ कम आ रही थी। नहीं, एक तो जो आपने कहा कि चंपत राय का जीवन खुली किताब है, अब सही में ही चंपत राय का जीवन खुली किताब हो गया। अब देश के एक एक नागरिक को चंपत राय के गुण और अवगुण सब पता लग गए हैं, इतनी चर्चा हो गई है। उनके नज़दीकी लोग, उनके संगठन के लोग, उनके ट्रस्ट के लोग उनका चरित्र चित्रण कर रहे हैं, उनका चरित्र सबको पता लग गया। अब इसमें ज़्यादा आडंबर और ज़्यादा पाखंड और ज़्यादा ढोंग चल नहीं पाएगा। दूसरा, आपने कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट में उनका कोई जिक्र नहीं है। आप एसआईटी की रिपोर्ट का बिंदु नंबर 6 पढ़िए। बिंदु नंबर 6 में साफ लिखा हुआ है कि एसआईटी के गठन से पहले ही 5 जून को चंपत राय पुलिस लेके अविनाश शुक्ला के घर गए थे और वहाँ से 78 लाख रुपए की बरामदगी की थी। अब आप कानूनी दृष्टिकोण से एक बात समझिए और किसी कानूनी विशेषज्ञ से पूछिए कि जब चोर का पता लग गया, चोरी का माल मिल गया, चोरी खुल गई, तो चंपत राय ने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई गई है? उसके 20 दिन बाद 25 तारीख को क्यों एफआईआर दर्ज हुई है? ये एक बड़ा अपराध है। इस अपराध में भी सबूत मिटाने के आरोप में, चोरी को छिपाने के आरोप में चंपत राय को जेल बनती है। चंपत राय को अभियुक्त बनाया जाना चाहिए और चंपत राय को जेल भेजा जाना चाहिए। बाकी इस ट्रस्ट में इतनी गंदगी अब खुल कर सामने आ रही है कि वो सिंधी समाज के लोग कह रहे हैं कि हमने 200 ईंटें चांदी की दी थी जिन पे भगवान झूलेलाल की फोटो बनी हुई थी। ट्रस्ट के लोग कह रहे हैं हमने तो वो गला दी ईंटें। अरे उन्होंने आस्था में दी थी, उन्होंने अपने भगवान की फोटो उस पर छपवा रखी थी, आपने उनकी आस्था का मजाक बना दिया, आपने गला दी। और इस बात की क्या गारंटी है कि गला के आपने सही जगह लगाई होंगी? और जो दीनानाथ वर्मा इंजीनियर हैं वो कह रहे हैं कि हमसे 40% कमीशन मांगा जा रहा था मंदिर के निर्माण में, मंदिर के कंस्ट्रक्शन में 40% कमीशन मांगा जा रहा था। नहीं भाटी जी, भाटी जी मेरी 2 बात करोड़ सुनिए। की जमीन आप 18.5 करोड़ में आप की जा चांदी रही की थी। ईंटों की बातें करते हैं। मंदिर के जो पुजारी हैं वो बार बार कह चुके हैं कि सब कुछ मंदिर में मौजूद है। आपने काक भसूंडी की भी बात की थी, वो है कि नहीं है? दिखा दो आप सिंधी समाज की झूलेलाल की फोटो वाली ईंट, उसको भी लेकर सवाल उठाए गए, समाज के द्वारा दान की गई चांदी की ईंटों को लेकर। हाँ, सिंधी समाज की भगवान झूलेलाल की फोटो वाली ईंटें आप दिखवा दो मंदिर में कहाँ है? ट्रस्ट के लोग तो कह रहे हैं हमने गला दी वो ईंटें। अच्छा, आपको पता नहीं कहाँ से खबर है कि वो ईंटें मौजूद हैं? आपका सवाल वाजिब है, आपका सवाल वाजिब है। मैं आपके सवाल को गलत नहीं कह रही, छपे हुए हैं। लेकिन आप काक भसूंडी पे क्यों नहीं बोलते हैं? मेरा सवाल सुनिए, मेरी बात। अगर कल को चांदी की ईंटें भी दिखा देंगे और आप सवाल पूछिए, मैं तो पूछूंगी कि भाई दिखा दीजिए, क्योंकि नहीं, क्योंकि आप ही ने, आपके नेता ने वो बात बोली, वो दिखा दिए गए। अब रामचरितमानस को भी लेकर बोला गया, वो दिखा दी गई। अगर चांदी की ईंटें नहीं है तो ये चोरी है, और इसके पीछे कौन है? क्योंकि वहां चंपत राय मौजूद थे जब ये दिए गए। मैं आपकी तरफ से सवाल पूछूंगी भाटी जी, लेकिन जो मिल गया और उसमें आपने झूठ फैला दिया, उसको भी तो मानिए। उसे कौन मानेगा? मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा है। मैं रिचा जी के पास एक बार जा रही हूँ। रिचा जी, हाँ, बोल दीजिए भाटी जी, पूरा कर लीजिए। आप मुझे कृपया 10 सेकंड बोलने का मौका दें केवल। चाहे सोने की रामचरितमानस की बात है चोरी की, चाहे चरण उपाधिका की, चाहे काक भुसुंडी की, चाहे चांदी की ईंटों की बात है, हमारी तरफ से कोई आरोप नहीं है। जिन्होंने दान दिया है उनकी तरफ से आरोप है। जो पूर्व गृह सचिव हैं, केंद्रीय गृह सचिव रहे हैं, वो कह रहे हैं मैंने सोने की रामचरितमानस दी थी। और चंपत राय इतने घमंडी आदमी हैं, अहंकारी आदमी है कि मुझे 5-6 घंटे इंतजार कराया। एक बात बताइए मुझे भाटी जी, जिन्होंने दान दिया उनको देश नहीं जानता, अखिलेश यादव जी को देश जानता है। तो अखिलेश यादव जी जब आकर कहेंगे कि काक भसूंडी गायब है, तो पूरा देश सुनेगा। ये बात समझिए। अगर अखिलेश जी आकर कहेंगे रामचरितमानस गायब है, तो पूरा देश सुनेगा। इसीलिए कह रही हूँ कि किसी के भी आरोप क्या सुनकर लगा दिए जाए या फिर वो प्रमाणित होने का इंतजार करें। बहरहाल मैं एक बार रिचा जी के पास जा रही हूँ। रिचा जी, ठीक है, मैं आ रही हूँ ना सर, अभी और भी मेहमान है। रिचा जी, एक बात बता दीजिए, आज योगी जी ने तो इसको पूरा दूसरा ही रंग दिया है। योगी जी कह रहे हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने वक्फ की चोरी पर नहीं बोला, लेकिन राम मंदिर की दान चोरी पर बोलते हैं। अरे तो राम मंदिर की दान चोरी पर तो हर भक्त बोल रहा है, नहीं बोलेंगे क्या? बिल्कुल सुचरिता जी, अयोध्या में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की आड़ लेकर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पिछले कई दिनों से अफवाह फैलाने का काम कर रही है, कभी ये कहते हैं कि काक भुसुंडी गायब हो गया,
कभी ये कहते हैं कि सोने की रामचरितमानस गायब हो गई, कभी ये कहते हैं कि धनुष बाण गायब हो गया। कल ट्रस्ट के द्वारा सभी चीजों को पारदर्शी तरीके से पूरे देश के सामने रखा गया और यही नहीं 2800 जो बहुमूल्य कीमती वस्तुओं का रजिस्टर था उसको भी सामने रख दिया गया। लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी सिलेक्टिव राजनीति करती है, तुष्टिकरण राजनीति करती है, तो आज पूरा देश ये पूछ रहा है कि जब वक्त के नाम पर अरबों का जमीन का घोटाला हुआ तो ये उसके ऊपर सवाल उठाना तो दूर है, उसके समर्थन और डिफेंस में उतर आते हैं। और सुचेता जी, अभी कुछ दिन पहले, लगभग 10 दिन पहले बहराइच की सालार मसूद की दरगाह में 100 करोड़ का घोटाला सामने आया है, वहां पर जांच हुई है। लेकिन एसी के जो महानायक है, एसी में बैठकर ट्वीट करने के जो महानायक हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी, उन्होंने उसके ऊपर एक सवाल नहीं उठाया। तो ये देश तो पूछेगा कि अगर आपको, हम तो कह रहे हैं कि सवाल पूछने का अधिकार है, रामचरितमानस को जलाने वाले लोग, अयोध्या में कार सेवकों के ऊपर गोली चलाने वाले लोग, सरयू की धारा को रक्त रंजित करने वाले लोग और बाबरी के ढांचे के लिए सदन में खड़े होकर ये कहने वाले लोग कि हमें 23 नहीं, अरे हमें 13 नहीं, हमें 23 के मरवाने पड़ते तो हम गर्व के साथ मरवा देते। आज उनको अचानक से सनातन प्रेम जाग गया है, लेकिन हम उसको भी स्वीकार कर ले रहे हैं। तो क्या आप सवाल पूछ रहे हैं और एक एक सवालों का जवाब पूरे कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से एसआईटी के द्वारा दिया जा रहा है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस दिन ये घटना सामने आई उसके रिचा जी देखिए, एक बात मैं आपसे कहूंगी, रिचा जी देखिए, एक बात मैं आपसे कहूंगी कि चंदा चोरी का जो आरोप है वो हर भक्त का आरोप है। यहाँ मैं आई हूँ अयोध्या, मैं हर किसी से बात कर रही हूँ, सब आहत हैं इस बात से कि चंदा चोरी हुई। तो इसका सवाल उठाने का अधिकार अखिलेश यादव का भी है, राहुल गांधी का भी है, आम भक्त का भी है, तो ये अधिकार आप छीन नहीं सकते हैं। एक लाइन मेरी सुन लीजिए, मैं कह रही हूँ कि सबका अधिकार है और पूरा देश व्यक्ति की घटना से, और पूरा देश के अगर भारतीय जनता पार्टी का ये स्टैंड है कि कोई भी गुनाहगार छूटेगा नहीं, सभी दोषियों की सजा मिलेगी, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी क्या ये कहने की हैसियत में है? ठीक है, मैं एक बार और सुनिए, के नाम पर जो अरबों का घोटाला हुआ है उसकी भी जांच करा ली जाए इसी के साथ में। तो ये ड्यूअल स्टैंड क्यों? ये ड्यूअल स्टैंड नहीं चलेगा क्योंकि आप राम मंदिर के नाम पर अयोध्या की। रिचा जी, मुझे बताया जा रहा है कि आपकी आवाज थोड़ी सी ठीक से नहीं आ रही, उसको जरा मैं दुरुस्त करा लेती हूँ एक बार, मैं वापस आपके पास आ रही हूँ। देखिए हर्षवर्धन जी, आज जो मुद्दा योगी जी ने उठाया है वो मुद्दा अहम है, और इसलिए अहम है कि वक्फ में चोरी का मुद्दा बहुत लंबे समय से चलता रहा है। अब अगर वो ये, और जो बात उन्होंने आज सीधे सीधे कह दी, उन्होंने कहा कि वक्फ की चोरी होती रही, कितने जो आम, और ये एक फैक्ट है कि आम मुसलमान उस वक्फ की चोरी से बहुत प्रताड़ित भी रहा, लेकिन इन सब पर किसी ने कोई बात नहीं की कभी। अब आज चंदा चोरी पर बोलने का क्या, उसका क्या मतलब ये है कि आज चंदा चोरी पर बोलने का औचित्य खो दिया इन्होंने? देखिए सुचरिता, आप अयोध्या में हैं तो प्रभु राम की नगरी में हैं, और हम तो अवध के लोग हैं, हमारे तो राजा रामचंद्र ही हैं, तो हम तो अवध के लोग हैं, तो इसलिए प्रश्न तो कोई भी खड़ा कर सकता है। ये कहना कि कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता है, ऐसा नहीं होने वाला है। और हिंदू होना ही दरअसल ये है कि कोई भी प्रश्न खड़ा करता है, हम तो अपने भीतर प्रश्न खड़ा करते हैं, हम तो अपने भगवान पर प्रश्न खड़ा करते हैं, हम तो भगवान से संवाद करते हैं, हम तो अपने भगवान के साथ ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे अपने परिवार का सदस्य हो, ऐसे भी बहुत से लोग करते हैं। ये जो चढ़ावा चोरी है, ये एक ऐसा अपराध है जिसकी सजा दो तरीके से, एक तो भारतीय न्याय संहिता के तहत, और दूसरा जो लोग ईश्वर में आस्था रखते हैं, जो नहीं रखते उनकी बात छोड़ दीजिए, जो यकीन रखते हैं उनको उसका भी कर्मदंड, कर्मफल मिलेगा, नंबर 1। दूसरा, एसआईटी और न्यास ने जो किया है, न्यास ने अपने महासचिव और एक ट्रस्टी और दूसरे जो विशेष आमंत्रित सदस्य थे गोपाल नगर कोटे, उनसे त्यागपत्र ले लिया, और पहली बार बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत हुआ है जिसकी चर्चा बड़ी कम हो रही सुचेता जी, पहली बार किसी धार्मिक स्थल ने अपने मिले हुए दान, अपने मिले हुए ऐसे जो भी उपहार थे, उनका सार्वजनिक प्रदर्शन किया है।
पब्लिक स्क्रूटिनी के लिए, यानी डेमोक्रेसी में जो होता है, जो जनता से चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए होता है, वो एक न्यास ने किया है। वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने किया कि जितना कुछ उसको उपहार, जितने कुछ उसको दान मिले थे, सबकी सूची सौंप दी। अब इसके आगे का मसला है, और ये सब राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास में होगा। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि वक्फ के नाम पर बात भी करिए तो मुसलमान जो जिसको कहते हैं ना कि नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, जो इधर वाले उधर जाते हैं, उनका तो अद्भुत ही खेल हो जाता है। वो तो कहते कह रहे देखो ये गड़बड़ हो रहा है, ये गड़बड़ हो रहा है। यहां वो कह रहे हैं कि क्यों कार्रवाई नहीं हो रही, वहां वो चुप हो जाते हैं। तो योगी आदित्यनाथ की बात प्रभावी तरीके से सुनाई देने लगती है। और मैं फिर कह रहा हूं, राम जन्मभूमि जो हुआ है चढ़ावा चोरी में, अक्षम्य है। जो एसआईटी की रिपोर्ट आई है वो बहुत कुछ बताती है, लेकिन अभी और जांच करने की जरूरत है, और जो भी इसमें दोषी पाया जाए उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन भैया, जब आप कहते हैं तो वी द पीपल ऑफ इंडिया संविधान में है ना, संविधान में तो हिंदू तो है नहीं, तो मुसलमान भी तो वी द पीपल ऑफ इंडिया में आता है। तो फिर काहे वक्फ बोर्ड पे आप लोगों की जुबान तालू से चिपक जाती है? काहे उस पे बोलते हुए तुरंत आपको लगता है वोट बैंक गड़बड़ा जाएगा? तब तो यहां से कहां तक चले जाते हैं। तब ये बात योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं वो बहुत अच्छे से लोगों को समझ में आती है। देखिए, मैं एक बार ये बात बोलना चाहती हूँ। मेरे साथ यहाँ पर प्रोफेसर रविकांत भी है। मैं एक बार मैं प्रोफेसर रविकांत के पास जाती हूँ। शादाब जी को ले लीजिए जरा स्क्रीन पे। प्रोफेसर रविकांत, मैं आपसे जरा पूछूं, क्योंकि आज जब योगी आदित्यनाथ ने बात कही अपनी, तो उन्होंने कहा कि वक्फ के नाम पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों के मुंह पर फेविकॉल क्यों लग जाता है? कैसे ये लोग हिंदुओं के धार्मिक स्थलों के विकास के पैसे का दुरुपयोग कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पर करते थे, तब आस्था आहत नहीं होती थी इनकी? सीधा उनका बयान है सर, उसका जवाब दे दीजिए। देखिए, उनका बयान जो है वो खैर कोई आज का नहीं है, तो हमेशा उनकी पॉलिटिक्स का डीएनए है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस वक्फ बोर्ड का मसले को वो उठा रहे हैं, तो 12 साल से तो मोदी जी की सरकार है, 10 साल से योगी जी की सरकार है, तो ये 12 और 10 साल से क्या घुइयां छील रहे हैं क्या? सरकार में तो आप बैठे हैं, प्रशासन आपका है, एजेंसियां आपकी हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आलू छील रहे हैं कि घुइयां छील रहे हैं? काहे के लिए बिठाए गए थे आप? नंबर 1। नंबर 2, क्या इसके जरिए जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर आपने विश्वासघात किया है, क्या ये सवाल बेमानी हो जाएगा क्या? और इसीलिए कांग्रेस पार्टी की 2 टूक ये मांग है कि ये जो राम मंदिर ट्रस्ट है इसको तत्काल प्रभाव से भंग किया जाए, और इसमें जो हमारे शंकराचार्य हैं, जो साधु महात्मा हैं, उनको इसमें शामिल किया जाए। एसआईटी की जांच पर इस पूरे प्रदेश के किसी भी व्यक्ति का कोई विश्वास नहीं। वो समझ में आ रहा है साहब कि आप एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रहे, उसके बाद होता है। अब आप पहले ही यहां से कहा गया था कि एसआईटी के लिए निर्देश मुख्यमंत्री जी से लिया गया है। अब बंसल साहब कौन है? वो तो आरएसएस के आदमी है, तो उनको बचाने का पूरा प्रबंध किया गया है। नंबर 3, इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के द्वारा होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री जी खामोश क्यों हैं? वो पूरे दुनिया का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनको यहां नहीं दिखाई पड़ रहा है कि हो क्या रहा है, राम मंदिर में क्या हो रहा है, कैसे यहां पर चढ़ावा चोरी हुई है, कैसे करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ विश्वासघात हुआ है। इस पे वो कब मुंह खोलेंगे? प्रोफेसर साहब, आप जो बात कह रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से हो या फिर सीबीआई जांच हो, ये बहुत से राइट विंगर्स भी उठा रहे हैं। मैं आपको बता दूं ये बात, और ये बात ऐसा नहीं है, ये बहुत से लोग जो बीजेपी के समर्थक है वो भी ये बात उठा रहे हैं। अब मेरा सवाल दूसरा है, ये जो बात आपने कही, जो योगी आदित्यनाथ ने कही है, मैं आपसे अगर सीधा पूछ लूं कि क्या वक्फ में कभी चोरी नहीं हुई है? पूछ रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि जो चोरी होती है, चोरी है भाई, मैं भी तो वही पूछ रहा हूँ, उसके खिलाफ बोलना जरूरी है कि आप जरा पूछे ना, इस सरकार से पूछिए कि 12 साल से मोदी जी घुइयां छील रहे हैं क्या, कि योगी जी प्याज छील रहे हैं? क्या कर रहे हैं वो? जहाँ चोरी हुई है आपके पास एजेंसियां हैं, आपके पास सुनिए, वो क्या कर रहे हैं जरा शादाब जी से पूछ लेती हूँ।
वो उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है। एक मिनट सुनिए, शादाब जी से पूछूं मैं, क्योंकि देखिए ये बात, इतना राम मंदिर पे चंदा चोरी पर इतना हल्ला हुआ और होना चाहिए, वक्फ में भी चोरी हुई, उस पर हल्ला क्यों नहीं हुआ? सवाल ये है, चोरी चोरी है, चोरी पर हल्ला ही होना चाहिए, मौन नहीं होना चाहिए, वो जहां भी हो। शादाब जी, क्या ये मौन हुआ है या फिर हल्ला हुआ है वक्फ में चोरी को लेकर? बिल्कुल सुचरिता, जिस प्रकार राम मंदिर वाला प्रकरण आया, चोरी वाला, दुर्भाग्यपूर्ण है। चोरी कहीं भी हो, किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती इस बात की कि जो पार्टियां मुसलमानों का वोट लेकर वजूद में आती हैं, सरकारों में आती हैं, उनके मुंह में दही जम जाती है जब सच बोलने की बारी आती है। उनको लगता है तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे, कहीं ऐसा ना हो मुस्लिम धर्मगुरु नाराज हो जाएं, वो जो ठेकेदार बैठे हैं मुस्लिम वोट बैंक के, वो नाराज ना हो जाएं। तो प्रोफेसर साहब की भी कहीं कोई आवाज नहीं आती और भाटी जी भी मुस्कुरा के निकल जाते हैं। जरा बताइए, मैंने तो वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष हूं, मैंने जब वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया तब मैंने कहा था कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। मस्जिदों की जमीनों पर लूट हो रही है, मुस्लिम वोट से जीत के आते हो, एक लफ्ज नहीं निकलता, दही जम जाती है मुंह में। वक्फ के ऊपर खुली लूट होती है, सदके ज़कात खैरात का करोड़ों करोड़ रुपए लूटा जाता है, कोई नहीं पूछता। दो मुस्लिम धर्मगुरु जो ठेकेदार बनते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, तमाम लोग, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, भाटी जी सामने बैठे हैं और प्रोफेसर साहब भी बैठे हैं। मेरा अनुरोध है, मैंने तब भी ये बात उठाई थी, सीबीआई जांच की संस्तुति में साथ आइए हमारे, कहिए सबकी सीबीआई जांच होगी, आप इनोसेंट मत बनिए। और हमने कहा कि ये जो लूट हुई है, वक्फ की लूट हुई है, इस वक्फ की लूट पे जरा कह दीजिए, बता दीजिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बहुत तेज फुदक रहा था, उनसे कहिए श्वेत पत्र जारी करे और उनका एक एक सदस्य बताए किसके पास कितनी कितनी संपत्ति है। और ये तो इतने जबरदस्त आदमी है, आदरणीय राजकुमार भाटी साहब, इन्होंने देखो प्रश्न उठाया, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, इन्होंने प्रश्न उठाया कि काग भुसंडी चोरी हो गया, मिल गया। इन्होंने प्रश्न उठाया हार चोरी हो गया, मिल गया। इन्होंने प्रश्न उठाया रामचरितमानस सोने वाली चोरी हो गई, मिल गई। भैया हमारा भी उठा दो प्रश्न, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं राजकुमार भाटी साहब, इन गरीब मुसलमानों का जिनका वोट लेके जाते हो, इनका भी सवाल उठा दो कि शायद इनकी भी वक्फ प्रॉपर्टियां मिल जाएं। जो लूट हुई है, कम से कम जो लूट के बैठे हैं, इतना दम तो दिखाइए कि सच बोल दीजिए। अगर एक तरफ गलत हुआ, आप उसके खिलाफ आवाज उठा रहे, ठीक है, लेकिन हमारी आवाज को क्यों दबाते हो? हम तो वोट बैंक है सरकार आपका, हमारी भी तो दर्द सुन लीजिए। इस गरीब यतीम मुसलमान बच्चों का भी तो दर्द सुन लीजिए, इनकी भी आवाज बन जाइए। आप केवल और केवल हिंदुओं की आवाज बनेंगे क्या? नहीं, मेरा सवाल ये है कि बहुत से लोग कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ का बयान सियासी है, इस समय जब चंदा चोरी के आरोप लग रहे हैं तो वक्फ का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन भाटी जी उन्होंने आपसे भी सवाल पूछा, शादाब जी आप बैठे हुए हैं, क्या ये मुझे मतलब ये बताइए कि आप लोगों ने कब वक्फ में चोरी का मुद्दा उठाया, या फिर ये मुद्दा है ही नहीं? शादाब जी और भाटी जी को लीजिए। भाटी जी, या फिर ये मुद्दा कभी था ही नहीं आप लोगों के लिए? भाटी जी को आवाज आ रही है? अब क्या बोलेंगे भाटी जी, ऐसे मामले में कैसे बोले? नाराज हो गए मौलाना, फिर क्या भाटी जी को मेरी भाटी जी को मेरी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, भाटी जी देखिए, मुखर होकर बोलते हैं, मैं चाहती हूँ कि वो इस पर बोले, एक बार उन्होंने वापस जोड़ लेती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि मेरे साथ अवधेश प्रसाद जुड़ रहे हैं, अयोध्या के सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं। मैं जरा उनके पास एक बार जा रही हूँ। अवधेश जी, एनडीटीवी इंडिया पर स्वागत है आपका। आप जान रहे हैं कि आज योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है? योगी जी ने आज कहा कि जो राम मंदिर की चोरी पर इतना हल्ला कर रहे हैं, कभी वक्फ की चोरी पर बोलेंगे या उस पर मौन रहेंगे, फेविकॉल लगाकर बैठेंगे? चलिए, मुझे बताया जा रहा है अवधेश जी तक भी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। मैं एक बार उनको वापस जोड़ने की कोशिश करती हूँ, भाटी जी के पास जा रही हूँ। भाटी जी, आपने सुना, मैं अवधेश प्रसाद जी को जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, यहाँ सवाल इंडिया का उनसे भी पूछूंगी, लेकिन क्या वक्फ में कभी चोरी हुई है या नहीं हुई है? ये आपके लिए मुद्दा है या नहीं मुद्दा है कभी? इसमें असल में आज पता नहीं क्या आपकी
आवाज़ बहुत दिक्कत हो रही है, बार बार कट रही है। क्या सवाल पूछा आपने, काहे में चोरी हुई है? मैंने आपसे पूछा कि क्या वक्फ बोर्ड ने वक्फ की तरफ से जमीनें कभी हड़पी गई, क्या वक्फ आपके लिए कभी मुद्दा था या नहीं था, जो बात योगी जी ने कही, मैं आपसे पूछ रही हूं। बड़े स्पष्ट तौर पर हाँ। मैं कहना चाहूँगा कि वक्फ में भी ऐसे घोटालेबाज कहीं ना कहीं बैठे होंगे, मस्जिदों में भी बैठे होंगे, मज़ारों पे भी बैठे होंगे, वहाँ कभी ना कभी चोरी हुई होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई होगी, नहीं हुई तो होनी चाहिए थी। लेकिन वर्तमान समय में चोर और चोरों के समर्थक ये दिशा निर्देश दे रहे हैं कि क्या क्या मांग आपको उठानी चाहिए, कहाँ कहाँ आपको जांच करानी चाहिए, किस तरह जांच आगे बढ़नी चाहिए। मतलब हद है, देश किस हालत में पहुंच गया कि चोर हमें चैनल पे बैठ के उपदेश दे रहे हैं, चोर और चोरों के समर्थक, कि आपको तो ये हक ही नहीं है आवाज़ उठाने का। भैया वक्फ में चोरी हुई होगी, वक्फ में आप जांच कराइए, और कराते भी हैं। और योगी जी के शासन में तो सबसे ज़्यादा जांच मुस्लिम संस्थाओं के खिलाफ ही हुई है। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है राम मंदिर में, चढ़ावे में, जमीन में, कंस्ट्रक्शन में डकैती का। आप भी तो ये बीच में कौन चला रहा है सुचरिता जी? बीच में तो मैं तो किसी के बीच में एक शब्द नहीं बोला। चोर मचाए शोर, ये क्यों शोर मचा रहे हैं? शादाब जी बोलने दीजिए, शादाब जी बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, उसके बाद हो जाता हूँ मैं जो पहले तो मुझे आवाज ही कम आ रही है। देखिए फिलहाल जो मुद्दा है, ये किसने कहा कि ये चोरी नहीं हुई है, ये तो डकैती हुई है? ये नृपेंद्र मिश्रा जी ने कहा। अयोध्या में आके नृपेंद्र मिश्रा जी ने पहली बार ये कहा कि ये चोरी नहीं हुई है, डकैती हुई है। एसआईटी की रिपोर्ट में सबूत मिल गए। लेखा प्रभारी जो रहे हैं महिपाल सिंह, वो सबूत दे रहे हैं कि यहाँ चोरी हो रही थी। संतोष दुबे जो कार सेवक हैं वो सबूत दे रहे हैं। वो गंगाजल उठा के कहने को तैयार हैं कि ये चोर भरे पड़े हैं ट्रस्ट में। 10 सबूत मिल रहे हैं और आप उसको ये जो, अरे तो भाटी जी मुद्दा तो वही है, भाटी जी मुद्दा तो वही है कि वहाँ चोरी हुई तो नृपेंद्र मिश्रा भी बोल रहे हैं, राजकुमार भाटी भी बोल रहे हैं, अखिलेश यादव भी बोल रहे हैं, वहाँ ट्रस्ट भी बांध रहा है, वहाँ सब बोल रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं जब वक्फ की चोरी होती है, लैंड ग्रैब होता है, किसी भी जमीन को हथियार लेते हैं और गरीब मुसलमानों की जमीनों को हथियार लेते हैं, तो उस पर आप लोग चुप रहते हैं। मुद्दा तो यही है, उस पर भी बोलिए। उस पर एक सार्वजनिक बयान नहीं है वक्फ को लेकर, वक्फ की चोरी को लेकर किसी बड़े नेता का विपक्ष से, ना अखिलेश जी का है ना राहुल गांधी का है। सीधा सवाल है ये। हाँ, ये केवल राम मंदिर में हुई डकैती में अपना मुंह छिपाने के लिए, अपना आप को बचाने के लिए, उस पर पर्दा डालने के लिए इस तरह के उल जलूल सवाल उठाए जा रहे हैं। फिलहाल ये कोई विषय ही नहीं है। विषय ये है कि राम मंदिर में जो डकैती पड़ी है उन्हें बचाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। एसआईटी लीपापोती कर रही है, एफआईआर करने में देरी की गई, चोरों की गिरफ्तारी में देरी की गई, उनकी रिमांड नहीं मांगी गई, माल बरामदगी में देरी की गई। अब भी चोरों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। छोटी मोटी मछलियों को फंसा के जो असली मगरमच्छ हैं, असली मगरमच्छों पे हाथ नहीं डाला जा रहा है। सवाल ये है कि मगरमच्छ कब पकड़ में आएंगे। ये बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ी मछली हो रहा है। छोटी मोटी लाख 2 लाख की नहीं है ये। हर्षवर्धन जी देखिए, हर्षवर्धन देखिए सुचेता, सबसे पहले हर्षवर्धन जी देखिए, मैं आपसे एक बात कहूंगी क्योंकि नहीं, मैं आपसे एक बात इसलिए कहूंगी क्योंकि जो नृत्य गोपाल दास हैं और नृत्य गोपाल दास के जो उत्तराधिकारी है, आज उन्होंने एनडीटीवी से बात की है और उन्होंने सीधे सीधे जो कमल नयन दास हैं और उन्होंने कहा कि अगर वो दोष मुक्त होते हैं तो उनकी वापसी भी हो सकती है। अब ये बहुत बड़ी बात है, वो चंपत राय के लिए कह रहे थे। अब मैं इसे ट्रस्ट का बयान नहीं मानूंगी, लेकिन उन्होंने ये कह दिया हमसे बात करते हुए कि अगर वो दोष मुक्त हुए तो वापसी हो जाए। अब ये तो बड़ी बात है। यहाँ पर तो विपक्ष अभी भी उन्हें उनके लिए कह रहा है कि आप की वीएचपी बचा रही है, सरकार बचा रही है। नहीं देखिए सुचेता जी, मैं एक उदाहरण देता हूँ। मनमोहन सिंह की सरकार में ढेर सारे अपराध, भ्रष्टाचार बहुत कुछ हुआ, उनके कई मंत्री जेल गए, सचिव जेल गए, मनमोहन सिंह जी के ऊपर भी आरोप लगे। लेकिन क्या मनमोहन सिंह जी को जेल भेज दिया गया? क्या मनमोहन सिंह जी की गिरफ्तारी की आवाज राजकुमार भाटी जी या किसी ने उठाई थी? सवाल यह है कि क्या अभी तक किसी न्यास के सदस्य के उस चोरी में शामिल होने का कोई एक प्रमाण आया है? तो जवाब आता है नहीं। और मुझे बड़ा ऐतराज है, भाटी जी जिस अंदाज में कह रहे हैं कि न्यास में सारे चोर भरे हैं, कोई अभी कह रहा था कि शंकराचार्य और साधु संत आने चाहिए।
महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज उसके अध्यक्ष हैं और इस तरह की अपमानजनक भाषा का उपयोग उनके लिए, उसमें इतने संत महात्मा हैं, उनके लिए इस तरह की भाषा का उपयोग ये वही कर सकता है जिसको राम मंदिर में, राम में और हिंदू होने में कोई आस्था ना हो, वरना साधु संतों पर इस तरह की भाषा, इस तरह का आक्षेप कोई नहीं लगा सकता। आपको अगर पता है कि जो जो चोर हैं उनके खिलाफ कहिए, उनको चोर सब कह रहे हैं, आप भी कहिए और खूब तीखेपन से कहिए। अगर आपको लगता है कि चंपत राय की निगरानी में कमी हुई है, आप उनके ऊपर सवाल खड़ा कीजिए जो सब कर रहे हैं। अनिल मिश्रा की निगरानी में कमी है, उनके खिलाफ सवाल खड़ा कीजिए। लेकिन आप कहेंगे कि साधु संत उसमें जो शामिल हैं, आपने शब्द का इस्तेमाल किया कि न्यास के सब सदस्य चोर हैं, मुझे लगता है कि इस पर आपको क्षमा मांग लेनी चाहिए, यह बिल्कुल ठीक तरीका नहीं है। और एक बात मैं जरूर कहूं, एसआईटी की जांच में या अगर किसी को लगता है कि सीबीआई ईडी की जांच हो, जिसकी जांच होनी हो मांग करनी चाहिए और जरूरत हो तो वो हो, लेकिन बिना जांच के किसी को चोर कह देना, किसी को अपराधी कह देना, ये तो बड़ा विचित्र सा चल गया है भाई। क्या हम लोग संविधान से बाहर अब बात करने लगे क्या अचानक उत्तर प्रदेश का चुनाव 2027 का दिख रहा है तो हम संविधान को, भारतीय न्याय संहिता को नहीं मानेंगे? कोई कह दे कि फलाना के ऊपर चोरी का आरोप लग जाए, अरे जो सामने दिख रहा है उसके आधार पर चंपत राय जी ने त्यागपत्र दिया और चंपत राय अनिल मिश्रा के साथ गोपाल नगर कोटे का भी, उनको जो विशेष आमंत्रित सदस्य थे उनको भी बाहर किया गया। अब आप या तो ये मान लीजिए कि न्यास जो कर रहा है वो सब गड़बड़ है, तो फिर तो कुछ भी ठीक नहीं होगा, फिर तो आप कहेंगे न्यास का पुनर्गठन हो, दूसरा भी आएगा आप कहेंगे न्यास ही तो है। और या तो आप ये कह रहे हैं नहीं नहीं सब जगह जैसे हिंदू मंदिरों पर सरकारी कब्जा था उसको कर लिए, फिर आप कहेंगे सरकार भी तो भाजपा की है। तो आप मैं एक बार बताऊं, हर्षवर्धन जी मेरे साथ अवधेश प्रसाद जुड़ गए हैं, अयोध्या के सांसद है, मैं एक बार जरा उनके पास जा रही हूँ। अवधेश जी, एडीटीवी इंडिया पर स्वागत है आपका। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अगर मैं उम्मीद कर रही हूँ सुन पा रहे हैं। आज योगी जी ने कहा है कि आप लोग यानी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, विपक्ष के लोग वो वक्फ पर फेविकॉल लगाकर बैठ गए, वक्फ में चोरी पर बोलते नहीं हैं, सिर्फ आप बात करते हैं राम मंदिर की चंदा चोरी पर, उस पर हल्ला करते हैं। देखिए, आज जो देश में लोगों की जबान पे चर्चा है वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर अयोध्या में प्रभु श्री राम के दरबार के चढ़ावा की चोरी का है और उसके चंदा की चोरी का। ये आवाज़, ये चर्चा केवल 1000-2000 लोगों के बीच नहीं, बल्कि देश के करोड़ों करोड़ों जो प्रभु श्री राम के प्रति आस्थावान हैं उनकी जबान पे है। और इस तरह का जो जबान पे चर्चा होती है वो ईश्वरीय चर्चा है। तो ये योगी जी क्या कह रहे हैं, योगी जी तो परेशान हैं, योगी जी तो लोकप्रियता खो चुके हैं, वो परेशान हैं कि दिसंबर में चुनाव होने जा रहा है और उनकी पार्टी का सफाया होने जा रहा है, वो सत्ता से हट रहे हैं और आने वाले दिनों में 27 में जब चुनाव होगा, दिसंबर में चुनाव संभावना है, तो समाजवादी पार्टी की। आप ये कह रहे हैं कि आप जीत रहे हैं 27 का चुनाव, तो अगर 27 का चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं तो क्या राम मंदिर चंदा चोरी के सहारे चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं? ऐसा है कि चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी के सहारे नहीं, भारतीय जनता पार्टी 10 साल में लोगों की प्रति विश्वास खो चुकी है, लोगों पर आस्था खत्म हो गई है और उसका कारण है कि इधर जितने एग्जामिनेशन हुए पेपर लीक हो गया, महंगाई बढ़ गई, किसान एक एक बोरी खाद के लिए तबाह पर परेशान है, दलितों पर बड़े पैमाने पर जुर्म अत्याचार हुआ है, तो ये और विकास कुछ हुआ नहीं है। अयोध्या को, प्रभु श्री राम का जहाँ मंदिर है, अयोध्या के लोगों के घरों को ढहाया गया है, किसानों की ज़मीन कौड़ियों पर ली गई है, मुआवजा नहीं दिया गया और प्रभु श्री राम के लोगों को नकारा गया है। ये तमाम जो खामियां हैं, इनके कारण ये विश्वसनीयता खो चुके हैं और अब विश्वास बढ़ा है, भरोसा बढ़ा है इस प्रदेश के देवतुल्य नागरिकों का
देवतुल्य देव जनता का। नहीं अवधेश जी, जो बात आप कह रहे हैं ना, अब देखिए पार्टी मैंने शुरू में कहा कि हर किसी को अधिकार है, चंदा चोरी का जो आहत है वो आरोप लगाएगा, वो सवाल उठाएगा, लेकिन लोग कह रहे हैं कि, और खासकर बीजेपी कह रही है कि क्या इस पूरे प्रकरण में आपको सियासी मौका नजर आ गया है, मौका 2027 चुनाव जीतने का, और आप वही कह रहे हैं कि 27 हम जीत रहे हैं, तो क्या चंदा चोरी के सहारे जीत रहे हैं, ये सवाल है। और नहीं है, मुझे लगता है बहुत कुछ चंद महीने रह गए हैं, पता भी चल जाएगा। हाँ, देश के करोड़ों करोड़ों लोगों के जबान पे है, भारतीय जनता पार्टी जाएगी, सत्ता से जाएगी। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जाएगी 27 में, कह रहे हैं अवधेश प्रसाद, अयोध्या के सांसद।